नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी, पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे जून में होने की संभावना है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर या लेकर आए हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है, इसके भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और उसके बाद में फिर जो अन्य सब्जेक्ट हो गए उसे हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि 1857 का जो विद्रोह है, इसके बाद हरियाणा को किसके साथ मिला लिया गया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी। तो कौन सा था ये? पंजाब का। तो जो 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसके बाद में, तो 1857 की क्रांति का हरियाणा की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। और 1858 ईस्वी का जो ये चार्टर एक्ट था, इसमें उत्तर पश्चिमी हरियाणा को पंजाब प्रांत में शामिल कर लिया गया था। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हरियाणा को दिल्ली डिवीजन व हिसार डिवीजन में बांट दिया गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में किसको अपनाया? हालांकि थानेसर जहाँ स्थापित राजधानी थी, कन्नौज, कुरुक्षेत्र, हांसी या फिर तरोड़ी को। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा था ये? कन्नौज था। तो राजा जो हर्षवर्धन है ना, अपने राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया था। तो हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरा राजधानी बनाया, और बौद्ध ग्रंथ में थानेसर को थूणा भी कहा गया है। ये थूणा है, यहाँ पर थूणा भी इसको कहा गया था। और इनके इस समय में चीन यात्री जो हेनसांग थे, वो यहाँ भारत यात्रा के वर्णन पर भारत यात्रा में आए थे, और उन्होंने सीयूसी जो इनकी पुस्तक है इसके बारे में इन्हें बतलाया था। और राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि महर्षि बाणभट्ट थे, और इन्होंने हर्षचरित जैन के ऊपर काव्य लिखा था, इनके जीवन चरित्र के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, तो जनक जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में, तो उस समय 10 सीटें जीती थी। तो ये तो जो अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। नेक्स्ट आ जाता है, पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान श्री संदीप सिंह हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो कौन सी में शामिल हुए थे? आम आदमी में, जननायक में, कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में। तो किस में हुए थे? भारतीय जनता पार्टी में। संदीप सिंह ने पेयोर से चुनाव लड़ा था, और योगेश्वर दत्त जो इन्होंने बड़ौदा सोनीपत से चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है 2019 का जो ये सूरज कुंड मेला था, इसकी जहाँ थीम कौन सी थी? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर असम। तो कोई सा भी पूछ लिया जा सकता है यहाँ पर। तो इसमें तो ऑप्शन जैसे सी को माना गया है। तो कौन सी थी? महाराष्ट्र थी 2019 की, और राज्य महाराष्ट्र और थीम कंट्री थाईलैंड था। और 33वां सूरज कुंड मेला था ये। और अब वाले की अगर हम बात करें, तो अब जो है ये 37वें नंबर का है, जो 2024 में हुआ है। थीम राज्य इसमें गुजरात, और देश जो है इसमें तंजानिया था। तो ये तो बात यहाँ पर 37वें की है, कि अगर 37वें के बारे में ही पूछ लिया जाए, क्योंकि ये 2024 में होता 37वां सूरज कुंड मेला। थीम राज्य गुजरात और देश तंजानिया था। और अब अगर हम 2025 वाले की इसमें बात करें, तो 2025 का जो है 7 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक चला था। 23 फरवरी 2025 तक जो चला था। और फरीदाबाद में लगता है ये प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में। और इस मेले में 42 देश थे। 42 देशों के 648 जो कारीगर थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और ओडिशा और मध्य प्रदेश, ओडिशा और जो मध्य प्रदेश है, ओडिशा और मध्य प्रदेश, तो इस मेले के ये थीम राज्य थे। और जो बिम्स्टेक देश हैं, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, संगठन के सदस्य देशों ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया था। तो ये आप याद रखिएगा
कि इसमें परंपरा, विरासत और संस्कृति के त्रिवेणी संकुल मेले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये जो है इसमें थीम स्टेट थे। और बीमस्टेक 7 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका ये थीम कंट्री के रूप में इन्होंने भागीदारी की थी। तो इतना आप याद रखें क्योंकि अभी गया है ये 38वां सूरजकुंड मेला, तो इसके बारे में जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ हमारा आ जाता है। तो हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करती है? कमबैक, कोयला, ट्रेका, अपनेया, मतलब कौन से वाला है फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए? तो ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है ट्रेका वाला। तो ये हरियाणा पुलिस के द्वारा, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का नाम आप याद रखिएगा, ट्रेका सॉफ्टवेयर है और इसका जो इस्तेमाल है वो क्राइम के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दुबई में आयोजित जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, इसमें हरियाणा के किस भाला फेंकने वाले ने स्वर्ण पदक जीता था? सुमित अंतिल, संदीप चौधरी, नीरज चोपड़ा या रिंकू हुड्डा ने? तो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो थी इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला हमारा, तो इनका नाम था संदीप चौधरी और एथलीट हैं। इनका जो संबंध है हरियाणा के झज्जर जिले से है और ये आप 64 जो इसमें खेलते हैं और मूल रूप से राजस्थान से जो इनका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो पहला राज्य कवि जो है इनमें कौन था? श्री विभूतिधर, दयानंद मायना, श्री लक्ष्मीचंद या श्री उदयभानु हंस? पहले राज्य कवि कौन थे? तो ये उदयभानु हंस थे, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। हरियाणा के पहले राज्य कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी रचनाओं की बात करें जिसमें भेड़िए का ढंग, सत सिपाही, हंस मुक्तावली, तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्यकृति बाणभट्ट द्वारा लिखी गई कौन सी है? महर्षि बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था हर्षचरित काव्य, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये तीनों ही हर्षवर्धन जो इन्होंने लिखी थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक, तो ये 2 नाटिका है और ये नाटक है। तो ये 3 काव्य हर्षवर्धन जो उन्होंने लिखे थे और हर्षचरित महर्षि बाणभट्ट जो इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है अल्ताफ हुसैन हाली महान उर्दू विद्वान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या फिर पानीपत में? तो अल्ताफ हुसैन हाली महान उर्दू विद्वान, तो इनका संबंध जो है ऑप्शन डी से लिया गया है, मतलब जो पानीपत है। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। 1904 में इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्सुल उलेमा की उपाधि से अलंकृत किया गया था। सफरनामा, नजम ए हाली, मलातिब ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात ए जवान, इन प्रसिद्ध कृतियों के रचनाकार इनको माना गया है और इनकी जो मृत्यु है ये 1914 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेसर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत या रेवाड़ी? तो क्लेसर जो नेशनल पार्क है ये यमुनानगर में है और लाल जंगली मुर्गियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भौंकने वाले हिरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं और यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है 2003 में मिला था और इसमें एक साल वाले जो पेड़ हैं इनके लिए भी जाना जाता है, तो ये भी यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कौन सी साइड में लगती है? तो ये लगती है उत्तर में। तो हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये स्थित है और ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिवालिक पहाड़ियाँ ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत इसका संबंध है, तो ऑप्शन जो ये वाला हो जाएगा इसमें, अर्थात उत्तर पूर्व। तो शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है और यमुनानगर जिले का क्षेत्र शामिल हो जाता है इसमें। और यहाँ पर जो क्रोह चोटी है, क्रोह जो शिखर है सबसे ऊंची चोटी मानी गई है और जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर मानी गई है।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है, तो 22 जिले हैं फिलहाल, और जल्द ही आपको नए जो जिले हैं वो भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर जिला परिषद है, चौथे, दूसरा, पहला, तीसरा। तो कौन सा जिला परिषद है, तो ये है ऑप्शन सी वाला, आधार पहला। तो प्रशासनिक स्तर पर हरियाणा में जिला परिषद पहला स्तर माना गया है। कल वाली वीडियो थी इसमें हमने आपको इसको तीन स्तर जब बतलाए थे, तो इससे पहले वाला जब हमने ये क्वेश्चन किए थे, तो जिसमें सबसे पहला जो स्तर है वो ग्राम पंचायत थी, दूसरा पंचायत समिति थी, और तीसरा नंबर जो है इसमें जिला परिषद का था। तो तीसरा नंबर जो है इसमें जिला परिषद आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा पुलिस को कितने समूह में बांटा गया है, 10, 12, 13 या 14। तो कितने समूह में बांटा गया है इसको, और इनको बांटा गया है 14 समूह में। तो 14 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिमी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो अरावली की जो है ये ये जो दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, मेवात वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें आ जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो इसमें फैली हुई है, और ये दक्षिण में है, और उत्तर वाली फेरी जो शिवालिक की पहाड़ी जो है वो वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये किस जिले में स्थित है, हिसार, झज्जर, यमुनानगर या सिरसा में। तो नाम आप याद रखें, कई बार नाम ही आ जाता है एग्जाम में। तो झज्जर जो है वहाँ पर है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना। और दीनबंधु जो छोटूराम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने के लिए भी आ रहे हैं 14 तारीख को, जो इसकी जो दूसरी है उसका। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की अगर हम बात करें, तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये झज्जर है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जो वन्यजीव अभयारण्य इनकी संख्या, तो कितनी है इनकी संख्या, इनकी संख्या 8 मानी गई है। तो हरियाणा में क्या है, 8 वन्यजीव अभयारण्य है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, छिलछला वन्यजीव अभयारण्य, खाबरावास वन्यजीव अभयारण्य, खोली रहतान वन्यजीव अभयारण्य, नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, सोनसर वन भी कह देते हैं इसको, और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 जो है इसमें ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी कौन सा है, काला तितर, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अब सबसे कम पूछा गया यहाँ पर, सबसे कम वाला कौन सा है इनमें, तो सिरसा है सबसे कम वाला। अगर ज़्यादा वाला होता तो इसमें अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, ये पंचकुला पहले नंबर पे हम रखते हैं। तो ये तीनों ज़्यादा वर्षा वाले हैं और ये कम वर्षा वाला है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें, यमुना, घग्गर, सतलुज या रावी। तो कौन सी है, यही है सबसे लंबी सीमा या यही बनाती है। तो यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी और प्रमुख 12 महीने बहने वाली नदी है, मतलब 12मासी नदी है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार भिवानी, सिरसा, हिसार या फिर जींद। तो कौन सा है, यही है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार। तो कौन सा है, सिरसा। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो कौन सा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सिरसा था, बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार। अब सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन से वाला है, पंचकुला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। तो कौन सा है, फरीदाबाद है, तो ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है हरियाणा का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर जनसंख्या पूछी गई। अब जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार या सोनीपत। तो कौन सा है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये फरीदाबाद है। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद। और जनसंख्या के अनुसार अगर हम सबसे छोटे के ले, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी कौन सा है जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा। तो कौन सा है, ये वाला है चरखी दादरी। तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार फरीदाबाद,
और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा चरखी दादरी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 2011 के अनुसार, तो कितनी है 877 है 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, तो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो कितनी है 76.6%, इतनी मानी गई है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार, हरियाणा का घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तो कौन सा है 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन ए वाला इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, पक्षी हमने पढ़ लिया, तो राज्य पशु कौन सा है बाघ, शेर, काला हिरण, नीलगाय, तो कौन सा है काला हिरण, यही है। और वृक्ष की अगर बात करें वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है, तो क्योंकि 24 घंटा जो है शुद्ध वायु हमें प्रदान करता है, तो पीपल जो इसको हरियाणा का राज्य वृक्ष माना गया है। फूल की अगर हम बात करें तो फूल कौन सा है कमल का, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता जो है किन्हें माना गया है, रेवाड़ी, अंबाला, फरीदाबाद या सिरसा को, तो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जो शहर जाना जाता है ये अंबाला है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किन्हें सम्मानित किया गया था, तो उर्दू कवि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उर्दू के प्रथम राज्य कवि हरियाणा के श्री अल्ताफ हुसैन अली, अनूपचंद आफ्ताब, उदय भानु हंस या साजिदा जैदी, तो कौन थे उर्दू के प्रथम राज्य कवि श्री अनूपचंद आफ्ताब, तो यही थे जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। अब कहाँ से इनका संबंध है, तो इनका संबंध सोनीपत से था। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे इनमें से, तो कौन से थे, ये थे जो ऑप्शन बी में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब भी है ये तो विपक्ष में ही। इसके बाद हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गया है। मुर्रा किस जानवर के लिए आता है, भैंस, बकरा, भेड़ या गाय के लिए, तो मुर्रा नस्ल की क्या है हरियाणा में भैंस है, काला सोना भी इसको कहा गया है, और खुंडी भी कहा जाता है इसे, सोने की खान, काला सोना भी कहा जाता है, और एशियन ट्रैक्टर भी कहा गया इसको। और मुर्रे के बारे में कहावत प्रचलित है, जिसके घर काली उसके घर दिवाली। नेक्स्ट है अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी, कोसा, तांबा, पित्तल या चांदी की, तो अलबरूनी जौन के अनुसार थानेसर के मंदिर में किन की मूर्तियां थी, तो इसमें थी पीतल की, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो अलबरूनी के अनुसार थानेसर मंदिर में पीतल से बनी देवताओं की मूर्तियां थी। और थानेसर में कौन सा है शेख चिली का मकबरा भी है, और जिसे डेविड रोस ने हरियाणा का ताजमहल कहा था, शेख चिली का मकबरा वो भी यहीं पर है, ये थानेसर में। नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है, हिसार, पलवल, करनाल या रेवाड़ी में, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे, लाडवा, भिवानी, कैथल या बनावली के, राजा अजीत सिंह, तो इनका संबंध किससे है लाडवा से, तो राजा अजीत सिंह लाडवा रियासत के शासक थे। लाडवा रियासत की नींव 1763 में सरदार सिंह ने रखी थी। अजीत सिंह राजा गुरदत्त सिंह के उत्तराधिकारी थे, और लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में, और अजीत सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। तो लाडवा विद्रोह आप याद रखिएगा 1845 में अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो राजा अजीत सिंह का संबंध किससे है, लाडवा क्षेत्र से, और लाडवे से ही जो नायब सिंह सैनी है इन्होंने अब की बार चुनाव लड़ा था जिसमें जीत गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए 10 पुरस्कारों की घोषणा की थी। सर्वेक्षण ग्रामीण वाली, स्वच्छता शक्ति, शौर्य, शिक्षा सेतु की, तो कौन सी थी, शौर्य वाली, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। तो शौर्य पुरस्कार जो है उस समय जो मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, इनके द्वारा दिया गया था 16 जनवरी 2019 को। इसके बाद इनमें से किसने 18वें एशियाई खेल हुए थे 2018 में, तो 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन थे, नीरज चोपड़ा, मनजीत सिंह, बजरंग पुनिया, लक्ष्य सोरण, तो कौन थे,
मनजीत सिंह थे, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो 18वें एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में हरियाणा के मनजीत सिंह जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और इनका संबंध किससे है? जींद जिले से है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की इस भारतीय खेल निशानेबाज ने ग्रामीण ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये संजीव राजपूत है, अभिषेक वर्मा, गिनेश अनीश बनवाला, मनु भाकर है। तो ये जो भारतीय निशानेबाज थे, इन्होंने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीता था, और इनका नाम है मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध गोरैया गांव है झज्जर में, तो वहां से है। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा है? तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार गुरु एकलव्य, गुरु वशिष्ठ, भीम या विक्रमादित्य है। तो कौन सा खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार? भीम अवार्ड, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार की शुरुआत 2001 में की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख नगद, प्रशस्ति पत्र, भीम की प्रतिमा, ब्लेजर, टाई ये दिए जाते हैं। 23 जून 2022 को राज्य के 52 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से नवाजा गया था। भीम पुरस्कार विजेता को प्रति माह 5,000 रुपये की पेंशन भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे दर्शन लाल जैन, कमलेश्वर, टी.के. ओमन या कृष्ण खन्ना। तो 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे तो दर्शन लाल जैन, और इनका संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से है, और इनके नाम पर पर्यावरण दिवस पर 3 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये का इनाम भी दिया जाता है। तो सरस्वती खोज जो उसके लिए पुरस्कार इन्हें मिला था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि इनमें से कौन थे? तो मध्यकाल की बात है, गरीबदास, अहमद बख्श, रामकृष्ण या लाला देवता। तो मध्यकालीन युग के थे और कौन से थे? गरीबदास। संत गरीबदास या गरीब पंथ के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1717 में झज्जर के छुड़ानी गांव में हुआ था। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी के रचिता हैं, और हरियाणा के निर्गुण धारा के प्रथम संत कवि गरीबदास को माना गया है, और इन्होंने 24,000 दोहों की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखा है? हरिदास, सदुल्ला, मिश्र, गोवर्धन, शाश्वत या दयालदास। तो कौन सा हरियाणवी साहित्यकार जिसने कृष्ण लीला लिखी है? और कृष्ण लीला जो लिखने वाले हैं तो इनका नाम है मिश्र गोवर्धन शाश्वत। तो कृष्ण लीला के रचिता रामस्वरूप तावड़ू है, मिश्र गोवर्धन शाश्वत पंडित नेकीराम शर्मा, जमुना दास, तुलसीराम शर्मा, दिनेश आदि प्रमुख हरियाणवी साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अबाबीर एक उर्दू साहित्य लिखा गया था ख्वाजा अहमद बख्श के द्वारा, जैमिनी, शिव प्रसाद जावेद या सुल्तान साहिब के द्वारा। तो अबाबीर एक उर्दू साहित्य है, ये लिखा गया है, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात ख्वाजा अहमद अब्बास। और इनकी रचनाओं की बात करें तो एक लड़की, मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूँ, पाँव के फूल, तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की गीत परंपरा कौन सी भाषा से प्रभावित है? कोरवी, उर्दू, हिंदी या पंजाबी से। तो हरियाणा की गीत परंपरा जो है कोरवी भाषा से संबंध रखते हैं, इनसे प्रभावित हैं, तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। और हरियाणा की गीत परंपरा कोरवी भाषा से प्रभावित है, और कोरवी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, और हरियाणा के उत्तरी भागों में बोली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो थे 2017-18 वाले, इनके अनुसार हरियाणा में हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? जिला सड़कों की लंबाई अब कितनी है? तो ये मानी गई 20,430। तो वर्तमान में हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई 31,227 किलोमीटर है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2017-18 उसके अनुसार आंकड़ा 20,423 किलोमीटर का था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर भी कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। गुरुद्वारों का नगर पानीपत, कैथल, करनाल या सोनीपत। तो कौन सा है? कैथल है। तो हरियाणा के कैथल जिले में गुरुद्वारों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे गुरुद्वारों का नगर भी कहा गया है। इसके अलावा कपिल स्थल भी या कैथल को कहा जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है जो एटलस साइकिल उद्योग था हरियाणा के किस शहर में था ये पहले? सोनीपत, पानीपत, रोहतक या झज्जर में? तो ये सोनीपत है, ऑप्शन ए वाला। और एटलस साइकिल जो है इसका यहाँ पर उद्योग कारखाना है, और सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के 3 प्रमुख साइकिल निर्माण में के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुंभी उत्पादन के लिए भी जहाँ सोनीपत को जाना जाता है। इसके अलावा सोनीपत में ही राय नामक स्थान पर खेलकूद विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में है, जो है उसका नाम क्या है? चिंकारा, काला हिरण, तीसरा या लाल जंगली पक्षी? तो कौन सा प्रजनन केंद्र भिवानी जिले में है? तो कौन सा है यहाँ पर? यही है ऑप्शन ए वाला, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। और मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है, और चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? कंडी विकास परियोजना की, अरावली मरुस्थलीय या सामाजिक वन की परियोजना की? तो मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा ए वाला। तो कौन सी थी ये? कंडी विकास परियोजना थी। और मिट्टी के कटाव की जांच के लिए 2003 में कंडी विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी, और यह परियोजना शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित कंडी क्षेत्र में शुरू की गई थी। तो नाम भी आप याद रख सकते हैं, कंडी क्षेत्र में शुरू की गई थी, इसलिए कंडी इसको कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम ये लागू हुआ था 2003, 4 या 14 अगस्त या 1 अगस्त 2003 में? तो हरियाणा लोकायुक्त जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? और ये हुआ था 27 तारीख में, 27 जनवरी 2003 को, 27 जनवरी 2003 को। इसके बाद इनमें से प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा है। तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव 9 सितंबर 1972 में, 31, 32 या 8 अक्टूबर में? तो कब रखा था? अभी इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला है इसका। तो ये थी 9 सितंबर 1932। तो राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था। डेट आप याद रखिएगा, 9 सितंबर 1932। तो इसको पंजाब प्रांत से अलग होकर हरियाणा जो राज्य है इसकी मांग की गई थी, और भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1959, 53, 66, 91 में? तो फजल अली आयोग जो इसका गठन कब हुआ था? अगर इनके गठन की अगर हम बात करें तो 1953 जो इसमें माना गया है, जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। और इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया है, और इस आयोग ने रिपोर्ट सितंबर 1955 में सौंपी थी। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन है, हरियाणा के किस त्यौहार का श्रावण मास के तीसरे दिन में मनाया जाता है? तो श्रावण में आता है मास के तीसरे सप्ताह में। गीता जयंती, तीज, गोगनम या दिवाली? तो कौन सा है? तीज के लिए जाना जाता है श्रावण मास को, तो ऑप्शन कौन सा होगा? यही हो जाएगा। तो श्रावण महीने के तीसरे दिन हरियाणा में तीज का जो त्यौहार है मनाया जाता है। तीज का वास्तविक नाम है मधुश्रवा तीज, और इस दिन को स्वर्ण गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्यौहार हरी और लहलाती फसलों के कारण किसानों की प्रसन्नता का सूचक भी है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की महिलाओं के द्वारा जीता गया एक गहरे रंग का ओढ़ना, कंग, कोटी, अंगी या गोमटी? तो उसे क्या कहा जाएगा? हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे रंग का ओढ़ना, तो क्या कहा जाता है? उसे कंग कहा जाता है। कंग जहाँ पक्के लाल रंग का ओढ़ना है, और इसमें कई प्रकार की कढ़ाई होती है, और कढ़ाई के आधार पर ही कंग का नामकरण किया गया है। इसके बाद इनमें से एक टोपी है जो हरियाणा में पुरुष द्वारा धारण की जाती है, मिर्जई, कवरी, मुरेठा या दोपहर? कौन सा है? तो ये वाला है मुरेठा। तो मुरेठा जो है हरियाणा के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली एक टोपी का नाम है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो एक में गलती है यहाँ पर, आई हैव द 100 रीजन्स, द मीटिंग टुमारो
टू नॉट अटेंड। अब अगर हम यहाँ पर सही आंसर देखें तो ऑप्शन जो है इसमें ए वाला हमारा रहेगा, आई हैव दी 100 रीजन्स। तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसमें गलती आई है, आई हैव दी 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड दी मीटिंग टुमारो। तो इस वाले में गलती है, मेरे पास कल बैठक में शामिल न होने के 100 कारण हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ये शायद इसमें पहली लाइन रह गई है। तो यहाँ पर आता है आई हैव दी 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड दी मीटिंग टुमारो। तो ये वाला इस यहाँ पर होना चाहिए था, हम आपको लिख कर दे देते हैं। तो ये वाला आता है यहाँ पर आई हैव दी 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड दी मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पर जाए इस कारण से जो इसमें गलती है, द 100 रीजन्स, इसकी बजाय यहाँ पर 100 रीजन्स होना चाहिए था, REASONS। तो आई हैव ए, इसमें आई हैव ए, आई हैव ए 100 रीजन्स। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो है यहाँ पर बताना है इसका। सेरेना फेल हर क्लासेस, शीला अपनी सभी कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गई है। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा आ जाएगा इसमें, और ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, शीला पास्ट फेल और हर क्लासेस, क्योंकि फेल का विपरीतार्थक हमने बताना है पास फेल, तो फेल का मतलब पास हो गई है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका ये, क्योंकि फ्लंक ये अनुत्तीर्ण को कह देते हैं, अनुत्तीर्ण तो पहले ही है, समानार्थक हो जाएगा। फिजल ये भी इसका समानार्थक या फेल का एसफल का देते हैं इसको, और फ्लॉप ये पूरी तरह से एसफल, ये भी एक ही बात है, तो उल्टा बनाना था पास फेल। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडिया। तो यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ है, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर हिम बिकॉज ही वाज ए स्ट्रेट शूटर। तो उसके सभी मित्र उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वह सीधा साधा व्यक्ति था। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा, तो मुहावरे लोकोक्तियों में यह वाला हो जाएगा, ए थ्रोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मतलब सीधा आदमी कह सकते हैं आप, सीधा साधा व्यक्ति। क्योंकि एक्सीलेंट शूटर का मतलब है उत्कृष्ट निशानेबाज। कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन कह देते हैं जटिल और भ्रमित करने वाला व्यक्ति। मिसरली एंड पेसिमेटिक इंडिविजुअल ये कह देते हैं कंजूस और निराशावादी व्यक्ति को। और ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सीधा साधा व्यक्ति, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट। खेल या मनोरंजन के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों से घिरा हुआ एक बड़ा सपाट क्षेत्र। तो सेनेट एरिना डिपार्टमेंट या गार्डन, तो उसको क्या कहा जाएगा, सेनेट जो है ये उच्च सदन जो होता है उसको कह देते हैं, एरिना मतलब अखाड़ा कह देते हैं, डिपार्टमेंट विभाग हो या गार्डन बगीचा हो गया। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला सी आंसर यहाँ पर रहेगा, तो बी वाला हो जाएगा इसका, एरिना, मतलब एरिना अखाड़ा जो होता है उसको कह देते हैं, खेल या मनोरंजन के उपयोग के लिए जाने वाली सीटों से घिरा एक सपाट क्षेत्र, मतलब अरीना अखाड़ा। Next is the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatically error. तो जिसमें व्याकरण की दृष्टि से जो गलती है वो इनमें कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम देखें, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड ए सेकंड कैरियर एज ए राइटर एंड पब्लिश सेवरल बुक्स विच अलाउ मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इंसाइट्स विद वाइडर ऑडियंस। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसको माना गया है, तो इसी में है यहाँ पर, आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड ए सेकंड कैरियर। यदि दो एक्शन पास्ट में हुए हैं
तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसमें होगा। तो हालांकि रिटायर्ड का वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटायर्ड होती है। तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, ये इसमें होना चाहिए था। तो इस कार्ड से जाए गलती जो है इसमें रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक बताना है सेलिब्रेट का। अब सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना जो होता है उसको क्या देते हैं, तो इसी के जैसा बताना है। अब डोंट जाए डराना होता है, रिजॉइस या आनंद मनाना होता है, बीच ये शिकायत करना या सभ्य शब्द जो उसके लिए प्रयोग में आता है, अश्योर ये आता है उसके आश्वस्त करने को। तो इसी का जैसा बताना है सेलिब्रेट का। सेलिब्रेट मतलब रिजॉइस करना, तो रिजॉइस हो जाएगा इसका जश्न मनाना, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। तो समान ध्वनि वाले बताने हैं होमोफोन, मतलब जो समान ध्वनि हो। द डैश वाज डेकोरेटेड विद कैंडल्स एंड चॉकलेट एवरीवन। फर्श पर हर जगह मोमबत्ती और चॉकलेट से फर्श जो है वो मोमबत्ती और चॉकलेट से सजा हुआ था। अब कौन सा आ जाएगा यहाँ पर। अब ये फ्लोर, ये आटा जो होता है उसको क्या देते हैं, फ्लावर फूल का क्या देते हैं। फ्लोर ये फर्श है, और फ्लोर ये एक प्रकार की शराब होती है। तो चॉकलेट से डेकोरेट जो होगा वो क्या होगा, तो फ्लोर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला फर्श, क्योंकि फर्श पर ही डेकोरेट किए जाते हैं कैंडल वगैरह। तो क्योंकि बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो FLOR फर्श इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। फर्श पर हर जगह मोमबत्ती और चॉकलेट सजी हुई थी। इसके बाद सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर भी एक गलत है इसमें। अब गलत जो है कौन से वाला है, तो यही है ऑप्शन ए वाला, TANGIABLE, क्योंकि इसका क्या बनना चाहिए था, TANGI, क्या होना चाहिए था इसका, TANGIBLE। तो ये वाला जो इसका होना चाहिए था TANGIBLE। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी एक गलत ही है, इनकरेक्ट है। अब इसमें यहाँ पर कौन से वाला है गलत। अब इसमें अगर हम गलत देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए वाला ही जा गलत माना गया है, OCCURENCE। अब इसमें भी देखें तो सही क्या होना चाहिए था, OCCURRENCE, ये वाला इसका होना चाहिए था OCCURRENCE। तो ये वाला इसका सही होना था। ये कह देते हैं घटना को। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसके बाद फिर यहाँ पर इसका एंटोनिम्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी डैश द टारगेट बाय एन इंच एंड लॉस्ट द गोल्ड मेडल। अब हिट आया है यहाँ पर, इसका बताना है विपरीतार्थक विलोम उल्टा। तो यहाँ पर जब हम इसका विपरीतार्थक जो बनाएंगे तो कौन सा वाला होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी वाला मिस्ड। क्योंकि टच जो होता है ये छूने को क्या देते हैं, और बेस्ट जो है ये धमाका करने को क्या देते हैं, मिस्ड जो है ये चूकने को क्या देते हैं, और क्लीन्ड ये साफ करने को क्या देते हैं। तो सी मिस द टारगेट बाय इंच एंड लॉस्ट द गोल्ड मेडल। तो उसमें कुछ ही इंच से रह गई वो गोल्ड मेडल जीतने को। तो हिट का जो है यहाँ पर ये विलोम जो बनेगा इसका मिस्ड बनेगा। हिट करना मतलब पाने से रह गई, और मिस हो जाएगा इसका विलोम उल्टा। वह एक इंच से लक्ष्य से चूक गई, स्वर्ण पदक हार गई।
इसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसे क्या कहा जाता है? 10 वर्षों की एक अवधि। सेंचुरी, डिकेड, बेनियम या लस्ट्रम, क्या कहा जाएगा उसे? तो सेंचुरी या शताब्दी कहा देते हैं, 10 साल की शताब्दी या 10 वर्षों की अवधि, तो उसे क्या कहा जाएगा? ये तो सेंचुरी हो गई 100 साल वाली। अब डिकेड जो है ये कह देते हैं दशक को, और बेनियम जो है द्विवार्षिक जो होती है उसको कह देते हैं लस्ट्रम जो है ये लस्ट्रम जो है लस्ट्रम ये कह देते हैं 5 वर्षों की। ये है 5 की, ये 2 की, और ये है 10 साल वाली, और ये है 100 वर्ष की। तो 10 साल वाली जो उसको डिकेड कहा जाएगा, मतलब दशक कह सकते हैं आप, 10 वर्षों की अवधि, क्योंकि ये 100 की हो गई, ये 2 की हो गई, और ये लास्ट वाला जो है ये 5 साल की है। तो इस प्रकार से जो इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडिया। तो यहाँ पर भी मुहावरे लोकोक्तियाँ है, माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन ब्लू मून। तो मेरा चाचा न्यूयॉर्क में रहता है इसलिए हम उसे कभी कभार ही मिलते हैं। तो अब यहाँ पर इसका नोट वेरी ऑफन, मंथली, वीकली या वेरी ऑफन, क्या कहा जाएगा? अब नॉट वेरी ऑफन का मतलब है बहुत बार नहीं। मंथली मतलब महीने में देखते हैं, ये सप्ताह में देखते हैं, और ये है बहुत बार देखते हैं। तो मेरे चाचा न्यूयॉर्क में रहते हैं इसलिए हम उसे कभी कभार ही मिलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? नॉट वेरी ऑफन, जिसे ज़्यादा नहीं देखा जाता है। तो इसका आंसर जो इसका ये वाला हो जाएगा। कभी कभार जो दिखाई देता है वो क्या देते हैं, जैसे ईद का चांद, उसमें हिंदी में मुहावरा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु इट्स ए लॉट, जो बहुत ज़्यादा खाता हो पेटू क्या देते हैं जिसे, बस वही लगा लो। तो चेफर जो है ये क्या देते हैं चालाक को, और स्टेवर्ड जो क्या देते हैं भोजन परोसने वाला, और ग्लूटोन ये क्या देते हैं पेटू को, और चीफ हो गया रसोईया। तो जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे क्या कहते हैं? पेटू क्या देते हैं उसे, तो क्या हो जाएगा? ग्लूटन हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया, बहुत ज़्यादा खाने वाला पेटू। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर भी इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है। आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शीला पास्ड हर फाइनल एग्जाम। तो शीला ने अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की खबर सुनकर मैं खुश था, मतलब आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शीला पास्ड हर फाइनल एग्जाम, मैं बहुत खुश था क्योंकि शीला ने अपना जो फाइनल एग्जाम था वो पास कर लिया। तो यहाँ पर सैड ये दुख होने को कह देते हैं, जॉयफुल या आनंदित होने को कह देते हैं। अपबीट या ये उत्साही जो होते हैं उसको कह देते हैं, और एक्साइटेड या उत्तेजित होने को कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शीला पास्ड हर फाइनल एग्जाम। तो सही उत्तर इसमें कौन से वाला हो सकता है? तो जॉयफुल आ जाएगा यहाँ पर इसमें, ये वाला। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर समानार्थक बताना है इसमें। वन ऑफ राम्स लेजर एक्टिविटीज इन टेनिस, राम की खाली समय की गतिविधियों में से एक टेनिस है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वो इसमें अगर हम देखें तो समानार्थक जो है यहाँ पर इसमें बताना था, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें, रिक्रेशन। क्योंकि रिक्रेशन जो है ये मनोरंजन को कह देते हैं, लैंग्वेज जो है ये कमज़ोर पढ़ने को कह देते हैं, लीड ये उसको कह देते हैं नेतृत्व करना, और मेन मतलब मुख्य। तो वन ऑफ राम्स लेजर एक्टिविटी इज टेनिस। तो इसका जो है यहाँ पर समानार्थक बताना था, तो रिक्रेशन जो है इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा, जो ऑप्शन डी जो है इसमें दिया गया है। तो ये वाला बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है
Select the most appropriate option to substitute the underlined word segment in the given sentence. The wedding was put on until January. तो शादी जनवरी तक स्थगित कर दी गई थी। पुट इन, पुट ऑफ, पुट डाउन या पुट अप। तो इसे क्या कहेंगे हम अगर शादी जनवरी तक स्थगित हो गई हो तो इसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, पुट ऑफ। तो यही आप इसके लिए प्रयोग करेंगे, किस चीज़ को बाद के लिए टालना। तो इसका मतलब है पुट ऑफ। इसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसके बाद पैसिव वॉइस यहाँ पर आ जाता है, द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स। तो जब हम बनाएंगे तो लास्ट वाला शुरू में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? द बॉक्स हैज़ बीन, द बॉक्स हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। बच्चों ने डिब्बा बनाया है या डिब्बा बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला जैसे में हमारा सी आंसर यहाँ पर रहेगा, द बॉक्स हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। तो ये वाला फिर यहाँ पर इसका बन जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर इसका हो जाएगा, द बॉक्स हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको जो है ये लाइनें आगे पीछे है, यहाँ पर सही क्रम जो उसके अनुसार यहाँ पर इसको लगाना है। और जब इसका सही क्रम हम यहाँ पर बनाएंगे तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। तो DCBA जो है इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। ए कंसर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम फॉर चैरिटी। वे दान के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, या दान के लिए उनके द्वारा एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका यहाँ पर बन जाएगा, ए कंसर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एक कंसर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम फॉर चैरिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस जो इसमें चेंज करना है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए कंसर्ट फॉर चैरिटी, ये वाला। तो कंटिन्यूइंग रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द यस। तो ये वाला था इसका, पिछले सप्ताह के दौरान नदी के ऊपरी हिस्से पर लगातार बारिश हो रही थी। तो दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए कंसर्ट फॉर चैरिटी, इसका पैसिव वॉइस बनाना था यहाँ पर। और पैसिव वॉइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या है इसमें ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला इसका हो जाएगा, ए कंसर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देन फॉर चैरिटी। तो ये वाला इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा, ये दैम होगा, दैम फॉर चैरिटी। नेक्स्ट आ जाता है, गिवन द बिलो आर फॉर जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। तो इनका भी यहाँ पर जो सही क्रम है वो बताना है कि सही क्रम इनका कौन से वाला है। सही क्रम का अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, DCBA। तो ये वाला इसमें हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट पार्ट जो है मैथ रीजनिंग, ये वाले जो भाग है हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, समलग्न चित्र में PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। तो ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है। यदि CAQ 70 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? तो जब हम इसे हल करेंगे तो या इसका कौन से वाला निकल के आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन 180 माइनस में 180 माइनस में 70 और ये आ जाएगा 110। तो 110 जो है यहाँ पर इसका ये निकल के आएगा 110।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो यदि 8 पेन जो इसका क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत जो यहाँ पर इसका कितना रहेगा। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यही निकल के आएगा जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर 6 पेन का विक्रय मूल्य। तो लाभ जो होगा, लाभ प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस में 6 बटे में 6 और गुणा में 100। तो कितना हो गए, 2 बटे में 6 और गुणा में 100, जो हमारा 33.5 से 1/3% जो है निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी जा इसमें यहाँ बताया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। अब एक नहीं आएगी, वो कौन से वाली है, तो कौन सी है यहाँ पर, और इसमें अगर हम देखें तो ये वाली। तो इसे जो हल करके भी देख लेते हैं, इसका सही पता लग जाएगा। तो 3/5 को भाग करते हैं तो 0.6 आता है, 4/5 को करेंगे तो 0.8। अब इनके बीच का देख सकते हैं, इसमें 7/10 को अगर हम करें तो 0.6 से 0.8 के मध्य में आएगा। 19/30 को करें तो 0.6 से 0.8 के बीच में है ये भी। और 2/3 का करें तो ये आएगा 6.7, ये आ जाएगा। तो ये भी इसके बीच में है, तो नहीं आना था, वो पूछा गया यहाँ पर मध्य में नहीं आता है। तो अब नहीं आएगा तो कौन से वाला है, अगर हम 16/30 जो इसको करते हैं तो 0.533 ये वाला आता है जो इनके बीच में नहीं आता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन फिर ये डी वाला ठीक रहेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है, 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 68 है, तो 24 पेन का जो मूल्य है वो आपने यहाँ पर बताना है। अब इनका मूल्य यहाँ पर कितना आएगा इसमें, तो कितना आएगा, ये 600 रुपये आ जाएगा। तो कैसे आएगा, मान लीजिए कि एक पेन है, इसका मूल्य है रुपये पी, और एक पेंसिल का मूल्य है ई, तो एक रबड़ का मूल्य हो जाएगा आर। तो 3P + 2E + 4R रबड़ कितना है, 92 रुपये। और इसी प्रकार से नेक्स्ट समीकरण 8E + 16R बराबर 68 रुपये। तो इस प्रकार से हो जाएगा। समीकरण 2 से 8E + 2R कितना 68, तो E + 2R कितना हो जाएगा 68/8, तो कितना हो जाएगा 17/2, मतलब 8.5। इसी प्रकार से समीकरण 1 को 4 से जब हम गुणा करेंगे तो 12P + 8E + 16R कितना हो जाएगा 368। 12P + 8E + 16R कितना हो जाएगा 368। फिर 12P + 16 ये 68 कितना हो जाएगा 368। तो 12P कितना आएगा, इसमें से कम कर लेंगे, 368 में 68 गए 300, P बराबर कितना हो जाएगा 300/12 25। फिर 24 पेन का जो मूल्य है 24 गुणा P बराबर 24 गुणा 25, मतलब 600 रुपये। इसके बाद है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण, 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं या 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो है एक को माना गया है केवल 3 कोण। यदि केवल 3 कोण दिए गए हैं तो हम अनेक समान त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन एक विशेष त्रिभुज नहीं बना सकते। तो त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम एक भुजा का माप ज्ञात होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कितना आएगा, ये 4/5 जो है यहाँ पर इसका ये आ जाएगा। तो जैसे लंबाई है, लंबाई में वृद्धि कितनी है 50, चौड़ाई में 20, तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेंगे इसका। तो x प्लस में y प्लस और x गुणा में y बटे में 100 और प्रतिशत। तो हो जाएगा 50 प्लस में 20 प्लस में 50 गुणा में 20 और बटे में
100 यही हो जाएगा, और बराबर कितना है 80%। तो फिर क्या हो जाएगा 80/100, 80/100, तो ये आ जाएगा 4/5 गुणा, तो इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के सिर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इसे फारेनहाइट में करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 98.6 फारेनहाइट। तो कैसे होता है फारेनहाइट, मतलब है फॉर सेल्सियस, सी से मापते हैं हम। तो फारेनहाइट 9/5 गुणा सी प्लस 32, और एफ फारेनहाइट 9/5 गुणा 37 प्लस 32, एफ हो जाएगा 333/5 प्लस 32 फारेनहाइट 666.6 प्लस 32, तो यह जाएगा 98.6 फारेनहाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं यदि 1 की पावर 2, 2 की, फिर इसी तरीके से 9 की पावर 2 हो जाए तो 285 हो, तो 0.11 की 2 और 0.22 की पावर 2, और इसी प्रकार से 0.99 की 2 का मान कितना निकल के आएगा अगर ऐसे ही हम चलाएं। तो इसको अगर हम ऐसे ही चलाते हैं तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन ए वाला निकल के आएगा 3.4485 वाला। नेक्स्ट है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 साल में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज से 3 गुना हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर ही, तो 20 साल में हो जाएगी, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो राशि माना क्या हो जाएगी, पी, दर को हम आर मान लेते हैं, और जो समय जो है यहाँ पर ये 10 है। तो साधारण ब्याज लग जाएगा इसमें SI बराबर 2P माइनस P बराबर में P1। फिर साधारण ब्याज SI क्या हो जाएगा, यहाँ पर SI जो है ये निकल के आ जाएगा P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 20 वर्ष ये निकल के आएगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मान लीजिए P और ये ब्याज R है, 10 वर्ष में राशि दुगना हो जाती है, तो साधारण ब्याज हो जाएगा ये वाला SI PRT बटे 100, P बराबर P गुणा R गुणा 10/100, फिर ये आ जाएगा 10%, और दोगुना होने पर ये कितना होगा, फिर ये आ जाएगा 20। इसके बाद है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्र का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये निकल के आएगा 3200 मीटर की 2। अब कैसे आएगा ये, जैसे वृत्ताकार पार्क का व्यास है, व्यास कितना है 80 मीटर का हो गया, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 40 हो गई, तो वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होगा ताकि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा हो। फिर वर्ग का विकर्ण कितना है 80, और वर्ग की भुजा है a, तो विकर्ण हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा a, तो वर्गमूल 2 गुणा a बराबर 80, तो a बराबर 80 बटे में वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 40 वर्गमूल 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर, तो 40 वर्गमूल 2 की पावर 2, तो ये जाएगा 40 चौके 1600, और वर्गमूल ये हो जाएगा निकल के आ जाएगा 2, तो मतलब 16 दूनी 3200। नेक्स्ट है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाए आलेख में इसका संगत कोण कौन सा है, तो कौन सा होगा 78 निकल के आएगा। अब कैसे आएगा, जैसे कुल अंक बताएगा यहाँ पर 240, प्राप्त अंक थे 52, तो संगत कोण क्या होगा, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणा 360, यही हो जाएगा। फिर 52 बटे में 240 गुणा 360, तो कितना आएगा 13 बटे में 60 गुणा 360, संगत कोण कितना होगा 13 गुणा 6 78। नेक्स्ट है यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर कितना होगा, तो कितना होगा ये 60 आएगा। अब कैसे आएगा 60, P का P प्रतिशत बराबर P बटे 100 गुणा P बराबर P की पावर 2 बटे 100, तो यहाँ पर दिया गया है P की पावर 2 बटे 100 बराबर 36, P की 2 हो जाएगा 3600,
और 36 का वर्गमूल मतलब कितना होगा 60। नेक्स्ट है यदि 2352 2x 3y 7z तब x प्लस वाई जेड का मान क्या होगा। तो कितना मान आएगा इसका 7 आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2352 का अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा, 2 से करेंगे 1176, फिर 2 से करेंगे 588, फिर 588 को 2 से 294, फिर 2 को 294 से 147, 3 को फिर ले जाएंगे 49 और 49 फिर 7 पे चले जाएगा 7 और फिर 7 पे 1। तो जब इसके खंड बनाएंगे तो ये कितना होगा 2 की 4 1 2 3 4, 3 का 1 और 7 के 2, ये 7 के 2 है, 3 के 1 और ये 4। तो तुलना करने पर देख सकते हैं x बराबर 4 y बराबर 1 और z बराबर 2। तो x y z जाए 7 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी संख्या 6 निकल के आएगी। अब 6 आप इसमें देख सकते हैं 100 का भाजक गुणनफल 2 की 2 गुणा 5 की 2। तो 100 के सभी भाजक 2 + 1 गुणा 2 + 1 तो कितना होगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो समभाजक ज्ञात करने के लिए 2 की घात कम से कम 1 होनी चाहिए। अब समभाजकों की संख्या 2 गुणा 2 + 1 तो 2 गुणा में 3 6, फिर 2 और 4 10 20 50 और 100। तो इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो कितने काटे जा सकते हैं इसमें से 125 हो जाएंगे। अब 125 कैसे हो सकते हैं, जैसे बड़े घन की भुजा है 15 सेंटीमीटर, छोटे की कितनी है 3। अब काटे जा सकने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी, बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन। तो क्या होगा 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे में 3 गुणा 3 गुणा 3 ये हो जाएगा। तो 15 बटे 3 गुणा 15 बटे 3 गुणा 15 बटे 3 तो कितना आ जाएगा 5 3 15 मतलब 5 5 पंजो 25 बन जाए 125। इसके बाद 31,989 में से 7 भाग देने पर शेषफल होगा। तो जब इसे भाग दे देंगे हम तो कितना आएगा, तो ये निकल के आएगा 6। तो इसको जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 पर जाएगा, ये आएगा 6 बचेगा इसमें शेष। नेक्स्ट है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग है 61 डिग्री। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी निकल के आएगी 14 निकल के आएगी। अब कैसे निकल के आएगी, तो जैसे एक बहुभुज है इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा n-2 गुणा 180 डिग्री, जहाँ n भुजाओं की संख्या है, फिर n-2 गुणा 180 डिग्री कितना हो जाएगा 21 डिग्री, और n-2 बराबर 21 बटे 180। तो n-2 बराबर कितना आएगा 12, और n बराबर 12 प्लस में 2, इसे इधर ले जाएंगे जमक हो जाएगा 14 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक तो कितना आएगा इसमें 2 आएगा। नेक्स्ट आ जाता है 12 + 11 + 11 12 + 11 112, ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर है 12 36 के बराबर, तो इसी के बराबर हो गए। नेक्स्ट आ जाता है तो यहाँ पर जो है ये इसका 39 होना चाहिए, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए ये वाली है तो 10 का जो यहाँ पर मान है इनका n* 10 का मान बताना है। तो इसका मान जो यहाँ पर कितना आएगा इसमें, तो 91 आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा कितना, 9 की पावर 2 प्लस 10 की पावर, ये 9 की ये 10 की, और -9 गुणा में 10, निम्न 81 हो जाएगा, और 10 10 100, और माइनस में 90, कितना आ जाएगा ये 91। नेक्स्ट यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 होगा। अब कितना हो सकता है यहाँ पर ये, तो यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो x की 2 प्लस एक्स वाई वाई की 2 हमेशा क्या धनात्मक रहेगा ये, तो हमेशा धनात्मक होगा। इसके बाद असमलग्न चित्र में स्टार के स्थान पर संख्या आएगी, तो कौन सी आ सकती है यहाँ पर इसके स्थान पर संख्या, तो ये आ जाएगी यहाँ पर 11 वाली। नेक्स्ट यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं और b के लिए a b बराबर 125 हो तो b की a कितना होगा, तो यहाँ पर ये कितना जैसे निकल के आएगा, तो a की b अगर 125 है तो इसी प्रकार से यहाँ पर b का देखना है हमें, तो ऐसे यहाँ पर a की अगर a की है तो a की b ये है 125, तो इसी प्रकार से a की b मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगा। फिर a बराबर जो है इसमें देखें तो a बराबर 5, b बराबर 3, ऐसे होगा b a बराबर 3 की 5 तो 243, इस प्रकार से जो है निकल के आएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे जो छोटी संख्या है वो यहाँ पर इसमें बतानी है। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो यहाँ पर निकल के आएगा इतने वाला, तो 25 20 जो है यहाँ पर निकल के आएगा। तो जैसे 1 है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसी प्रकार से जब इनका लघुत्तम समावर्तक करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, तो इतना आ जाएगा 25 20। नेक्स्ट है यदि 4 8 और 17 2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो 61 दिनों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन जब इसमें होंगे तो कितने होंगे, 8 सप्ताह होंगे, इसमें 8 सप्ताह होंगे और साथ में 5 जो है वो दिन होंगे, 8 सप्ताह 5 दिन होंगे। तो अभी इस दिन शुक्रवार के बाद 5वां दिन जो है यहाँ पर बुधवार जो है इसमें निकल के आएगा। नेक्स्ट है देगा चित्र में ए बी सी डी तब y माइनस एक्स डिग्री का मान कितना होगा, तो ये निकल के आएगा 10। नेक्स्ट है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है जो वो आप बताना है। तो इसमें क्या होगा, माना जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, x मान लेंगे हम, क्रय मूल्य x हो जाएगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर जो दिया गया इसमें 390, तो कितना हो जाएगा, x गुणा 120, 20% की वृद्धि मतलब 120, तो 120 बटे में कितना हो जाएगा 100, और बराबर कितना है 390 है, तो x बराबर क्या होगा, फिर x बराबर आ जाएगा 390 गुणा में 100, 390 गुणा 100 बटे में 120, तो कितना निकल के आएगा 325। नेक्स्ट है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है इसमें, तो इतनी हुई है 8 से 1/3% की। अब इसे कैसे आया, तो
यहाँ पर क्या है 65,000 है, 1 2 3 और माइनस में 60, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा 60,000, 1 2 3 ये वाला हो जाएगा। तो और गुणा में क्या होगा 100, यही होगा। अब इसमें जब कितना बचेगा हम कम करें तो 5,000 के था इसमें अंतर 1 2 3 5,000 बटे में कितना 600 तो कितना आएगा 50 बटे में 6 और मतलब 25 बटे 3 और कितना आएगा 8 से 1 बटे 3%। तो यही हो जाएगा इसमें, क्योंकि 60 में 5,000 की हुई थी। नेक्स्ट है चालीस व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खा जाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। तो कितने दिनों में खाएंगे तो 100 दिन लग जाएंगे इनको। तो इसके लिए वही फार्मूला है, M1 कितना है 40, D1 कितना है 30 और W1 कितना है 200। तो क्या लगाएंगे फार्मूला M2 बराबर 30, D2 निकालना है, W2 500। तो क्या लगाएंगे फार्मूला M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 बटे में W2, यही लगाएंगे। उसके बाद कितना है 40 गुणा में 30 बटे में कितना होगा 200 और कितना होगा 30 गुणा में D2 बटे में 500, इतनी है। और फिर जो यहाँ पर जो D2 है वो कितना होगा D2 हो जाएगा यहाँ पर 40 गुणा में 30 गुणा में 500 और बटे में 200 गुणा 30, 200 गुणा में 30, जो कितना निकल के आएगा हमारा 100। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की जो भुजा है वो यहाँ पर बतानी है। तो भुजा जो है यहाँ पर कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की होगी भुजा। तो यहाँ पर भी D1 क्या है, यहाँ पर भी अगर हम देखें D1 क्या है 16 और D2 क्या है 12। अब समचतुर्भुज की भुजा यहाँ पर देखनी है आपने, समचतुर्भुज की भुजा तो कितना होगा सारों का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा D1 बटे में 2 पावर 2 प्लस D2 बटे में 2 और इसकी 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी जगह 16 बटे में 2 इसकी पावर 2 प्लस 12 प्लस में 2 इसकी पावर 2 सारे का वर्गमूल। तो कितना आएगा 8 की पावर 2 प्लस में 6 की पावर 2 मतलब 8 64 और साथ में 6 36। तो 64 और 36 कितना होगा 100 और वो इसका कितना होगा वर्गमूल 10। तो इस प्रकार से निकल के आएगा। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।